पहला अपडेट नौसेना के लिए बनाए गए शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर है। इसमें डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने पहली बार इस मिसाइल का सल्वो लॉन्च किया, यानी एक साथ कई मिसाइलें दागी गईं। इस टेस्ट का मकसद ये दिखाना था कि मिसाइल सिस्टम रियल वॉर सिचुएशन में एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकता है। यह मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी है और दुश्मन के युद्धपोतों को नज़दीकी दूरी पर तेजी से खत्म करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम और सटीक टारगेटिंग क्षमता दी गई है, जिससे यह समुद्र में तेजी से मूव कर रहे टारगेट को भी ट्रैक कर सकती है। इस टेस्ट के सफल होने से इंडियन नेवी की क्लोज रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी मजबूत हुई है। ये सिस्टम भविष्य में भारतीय युद्धपोतों पर लगाया जाएगा, जिससे दुश्मन की नेवी के खिलाफ प्रतिक्रिया और तेज और प्रभावी हो सकेगी। ये परीक्षण भारत के आत्मनिर्भर रक्षा प्रोग्राम के तहत एक और बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दूसरा अपडेट आदित्य प्रिसिटेक द्वारा विकसित किए गए ऑटोनोमस आईएसआर रोवर को लेकर है। ये एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है जिसे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोवर बिना किसी इंसानी कंट्रोल के खुद से मूव कर सकता है और खतरनाक इलाकों में जाकर जानकारी जुटा सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा, सेंसर और रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है, जिससे ये दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। ये रोवर खास तौर पर बॉर्डर एरिया, जंगल और अर्बन वॉरफेयर के लिए उपयोगी माना जा रहा है। इसका छोटा आकार और कम आवाज इसे स्टील्थ ऑपरेशन के लिए बेहतर बनाता है। भारत अब तेजी से यूजीवी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है ताकि सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना मिशन पूरे किए जा सकें। इस रोवर का विकास उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा अपडेट सुदर्शन चक्र नाम के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। ये भारत का एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है जो अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर आने वाले खतरों को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें लॉन्ग रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज तक के मिसाइल सिस्टम शामिल हैं, जो मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। इस सिस्टम का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल जैसे खतरों को एक साथ हैंडल करना है। इसमें एडवांस्ड रडार और कमांड कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है, जो रियल टाइम में डेटा शेयर करते हैं। ये सिस्टम पूरी तरह नेटवर्क सेंट्रिक है, जिससे अलग अलग डिफेंस यूनिट्स आपस में कनेक्ट रहकर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भारत इस तरह के मल्टी लेयर सिस्टम के जरिए अपनी एयर डिफेंस क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है, ताकि किसी भी आधुनिक खतरे का सामना किया जा सके। चौथा अपडेट भारत को मिले चौथे S-400 स्क्वाड्रन को लेकर है। इस सिस्टम के आने से भारत की वेस्टर्न एयर डिफेंस पूरी तरह मजबूत हो गई है और अब किसी भी तरह का गैप नहीं बचा है जिसे दुश्मन इस्तेमाल कर सके। S-400 एक एडवांस्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन जैसे टारगेट को लंबी दूरी से ही खत्म कर सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रूस से खरीदा है और इसे अलग अलग रणनीतिक लोकेशन पर तैनात किया जा रहा है। चौथे स्क्वाड्रन के शामिल होने से खासतौर पर पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए चुनौती और बढ़ गई है। अब भारतीय एयर स्पेस में घुसपैठ करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये सिस्टम मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और एंगेजमेंट की क्षमता रखता है, जिससे एक साथ कई खतरों को ख़त्म किया जा सकता है। इससे भारत की एयर डिफेंस नेटवर्क और मजबूत हुआ है। पांचवा अपडेट AMCA प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका को लेकर है। इसमें खास बात यह है कि HAL को इस प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि भारत अपने फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में बड़ा बदलाव कर रहा है। AMCA एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसे पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। सरकार अब चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा भूमिका निभाएं ताकि तेज़ी और एफिशिएंसी बढ़ सके। इससे डिफेंस सेक्टर में कंपटीशन भी बढ़ेगा और नई टेक्नोलॉजी का विकास तेज़ी से हो सकेगा। HAL की जगह प्राइवेट सेक्टर को मौका देना भारत के रक्षा उत्पादन सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल बदलाव माना जा रहा है। इससे भविष्य में और भी बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ सकती है। छठा अपडेट भारत और साउथ कोरिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को लेकर है। दोनों देश आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में साथ काम कर रहे हैं। भारत पहले ही साउथ कोरिया से के 9 वज्रतोप खरीद चुका है और अब आगे और सहयोग की संभावना है। ये साझेदारी भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स तक पहुंच मिलती है। चीन इस बढ़ते सहयोग को लेकर सतर्क नजर आ रहा है क्योंकि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ सकता है। भारत और साउथ कोरिया मिलकर नई टेक्नोलॉजी विकसित करने और रक्षा उत्पादन को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। ये साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। सातवां अपडेट SCO मीटिंग में दिए गए बयान को लेकर है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। इस बयान पर कांग्रेस ने आलोचना की है और आरोप लगाया है कि इससे पाकिस्तान को क्लीन चिट मिलती है। कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देता रहा और ऐसे बयान से भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं सरकार का पक्ष ये है
कि यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक संतुलित कूटनीतिक रुख दिखाने के लिए दिया गया है। ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है और दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। 8वां अपडेट भारत के लिए एक बड़े फाइटर फ्लीट मॉडल को लेकर है, जिसमें लगभग 400 Su-30 MKI फाइटर जेट्स बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसका मकसद एक यूनिफाइड और पूरी तरह स्वदेशी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम तैयार करना है। इसमें मौजूदा Su-30 MKI प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करके और ज़्यादा एडवांस बनाया जाएगा। ये मॉडल लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस और ऑपरेशन को आसान बना सकता है, क्योंकि एक ही तरह के एयरक्राफ्ट ज़्यादा संख्या में होंगे। इससे लागत भी कम हो सकती है और इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सकती है। ये प्रस्ताव भारत को रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।